हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? सो बहुत बिजी हैं आजकल आप, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और फटाफट रिवीजन करने में लगे हुए हैं। जल्दी जल्दी कोर्स हमारा रिवाइज हो जाए, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि पढ़ाई का भी हिसाब किताब सब ऑनलाइन ही रहा। हालांकि ऑनलाइन एक अच्छा डिजिटल वे रहा पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हमारी ऐसी हैं कि टीचर से मिलकर के ही वो बातें पूरी हो पाती हैं। चलिए खैर, इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए आपकी उन सब बातों को, जो आपके दिमाग में जो सवाल निकल निकल करके आ रहे हैं, उन सभी बातों का सॉल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। एंड biology of class 12th term 2 I will discuss with you, right? So चैप्टर की थोड़ी सी आउटलाइन मैं आप लोगों को बताऊंगा। टर्म 2 के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो हम वो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे जो टर्म 2 में आने वाले हैं। और टर्म 2 में आने वाले इन चैप्टर्स को पहले थोड़ा सा मैं उसकी एक ब्रीफ आउटलाइन आप लोगों के सामने दूंगा। आफ्टर दैट विल डिस्कस some exam oriented question, although there are a lot of questions in maximum mark series, but we'll take some limited questions here, right? जो questions exam oriented questions हैं, मैं उन्हीं questions को आप लोगों के सामने present करूंगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी चैप्टर की आउटलाइन की। यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 8 NCERT का, जिसका टाइटल है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हूँ। और इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ की डेफिनेशन से। व्हाट इज हेल्थ? बच्चों, पहले एक डेफिनेशन हेल्थ की चला करती थी कि यदि if our body is not having any kind of disease, it means we are healthy. But हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम अपने आप को पूरी तरीके से हेल्दी कह सकते हैं। ये बात आज 100% ठीक नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे तरीके से हेल्थ को डिफाइन करने के लिए आई है। हेल्थ डजंट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, और इफ यू आर फिजिकली फिट देन वी कैनॉट से दैट यू आर हेल्दी। अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है। पैंडेमिक के दौरान आप लोग रोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल्स में सुनते रहे, पढ़ते रहे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है हेल्थ के लिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल and mental as well as social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity। यानी कि हेल्थ क्या है, यहां पर WHO क्लियर कट 3 डायमेंशंस की बात कर रहा है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है। 3 हेल्थ, 3 तरह की हेल्थ, 3 तरह के डायमेंशंस आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं WHO के द्वारा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन हेल्दी तभी कहा जा सकता है जबकि वो फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो और सोशली भी हेल्दी हो। और एक चौथी डायमेंशन भी आ गई है जिसका जिक्र मैं आप लोगों के सामने जरूर करूंगा, हालांकि डिस्कस नहीं करूंगा उसके बारे में, वो है स्पिरिचुअल हेल्थ।
अभी हम इन तीन हेल्थ के बारे में, यानी कि तीन डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का मतलब तो वही है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं है एंड यू आर फिजिकली फिट, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ, राइट। आप लोगों को क्लियर हो गई ये बात, पूरी तरीके से ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। चलिए बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। एक आदमी पूरी तरीके से फिजिकली फिट है लेकिन ही इज हैविंग सम मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, अकेले में बैठ के कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। हम कहते हैं ना पागल है ये, दिस पर्सन इज मैड। तो क्या हम उसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हेल्दी कह सकते हैं? ऑल्दो ही इज फिजिकली फिट बट मेंटली ही इज नॉट फिट, और इस कंडीशन में उसको WHO के हिसाब से उसको एक पूरी तरीके से हेल्दी इंडिविजुअल की श्रेणी में, कैटेगरी में उसको वी कैन नॉट प्लेस, राइट। चलिए बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, सोशल हेल्थ क्या होती है। एक आदमी पूरी तरीके से फिजिकली फिट है, एक बात। दूसरी बात, वो मेंटली भी फिट है, उसको कोई पागलपन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बस केवल ऐसा है कि शाम को जो कॉलोनी में आता है तो शराब पी के आता है और वहां पर खूब लोगों को उल्टी पुल्टी गालियां वालियां देता है, किसी के पत्थर फेंक के मार देता है। तो क्या हम ऐसे इंडिविजुअल को हेल्दी कैटेगरी में रख सकते हैं? आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या उसको हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में रखा जा सकता है? एक इंडिविजुअल जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एक टेररिस्ट है, कहीं पर भी वो बहुत सारे लोगों को कहीं पर भी मार सकते हैं, वो लोग कहीं पर भी अटैक कर देते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को की मृत्यु हो जाती है वहां पर। क्या ऐसे आदमी को सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? क्या वो सोशली हेल्दी कहलाएगा? नहीं। तो सोशल हेल्थ को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने यहां पर सोशल हेल्थ के बारे में आप लोगों से चाहूंगा कि इस कैटेगरी पर भी आप लोग अपना ध्यान दें, क्योंकि WHO अगर बात कर रही है इन तीन कैटेगरीज के बारे में तो इट मीन्स बहुत सारे पैरामीटर्स के द्वारा वो इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर चुके हैं और उसी के बाद ये डेफिनेशन तैयार की गई है। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से एक हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो और सोशली भी हेल्दी हो, ना कि उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हेल्थ के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने की आप लोगों को ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताता हूँ कि हेल्थ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि एक इंडिविजुअल में अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली ट्री से, पीछे से अपने ब्लड रिलेटिव से जो डिजीजेज, जो डिसऑर्डर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स की इस कैटेगरी में आते हैं। और मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। फैमिली के अंदर ट्रांसमिट होने वाली चीजें बहुत दूर तक जाती है, पता नहीं कितनी जनरेशंस तक वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलती चली जाती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाऊंगा। दूसरा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनवायरनमेंट में मौजूद ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमें बीमार डाल देते हैं, ये सब इन्फेक्शंस की कैटेगरी में रखे गए हैं। दे ऑल आर प्लेस्ड इन इन्फेक्शन कैटेगरी, राइट। तो इन्फेक्शन
वायरल होता है। कोविड-19 का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, आज पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, आप लोगों को पता है, आप लोग खुद कोविड-19 से लड़ रहे हैं। हम लोग बहुत साल पीछे चले गए हैं, अपनी ग्रोथ खत्म कर चुके हैं, पूरी नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिवली हम लोग मूव कर रहे हैं, और ये सब इस इन्फेक्शन कोविड-19 की वजह से हो रहा है, सब आप लोग जानते हैं। तो इन्फेक्शन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ को इफेक्ट करने वाला, समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं तीसरी कैटेगरी हमारी लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। हम लोग किस तरह से रहते हैं, क्या हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हम लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, ये सब बातें हमारी लाइफ स्टाइल में आती हैं। और ये बहुत सारे, जैसे कि आप लोग जानते हैं, डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ही पैदा हुई। हालांकि आज WHO उसको जेनेटिक डिजीजेस की कैटेगरी में रख चुका है, लेकिन ये पैदा कहाँ से हुई, ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हुई। और आज भी अगर हम डायबिटीज से सफर कर रहे हैं और हम अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत हद तक चेंज कर देते हैं, तो हम डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं करते, हम लोग लग्जरीज की तरफ मूव कर चुके हैं, हम लोग सुख सुविधाओं में रहने के आदी हो चुके हैं, और यही कारण है कि डायबिटीज ठीक नहीं होती। शरीर को जब तक कष्ट नहीं देंगे तब तक बीमारियों से नहीं उबरा जा सकता। एक्सरसाइज करना, डाइट को कंट्रोल करना, अच्छा भोजन करना, अच्छा फूड लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो यहां पर तीन मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बताए, तीनों फैक्टर्स मैंने यहां मेरे पीछे लगी हुई स्क्रीन पर लिखे हुए आप लोगों को एक बार मैं चाहूंगा कि अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट जरूर कर लें इन तीनों ही फैक्टर्स को। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ डिजीज में हेल्थ के बाद डिजीज की क्या डेफिनेशन हो सकती है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नॉर्मल फीलिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अगर इस नॉर्मल फीलिंग से हटकर कोई फिजिकल या फंक्शनल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हम डिस्कंफर्ट फील करते हैं, दैट कॉजेज डिस्कंफर्ट और डिसएबिलिटी और इंपेयर्स द हेल्थ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी कॉल्ड डिजीज। तो नॉर्मल स्टेट से हटकर के कहीं पर भी अगर थोड़ा डिस्कंफर्ट फील होता है तो इट मीन्स दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ डिजीज। चलिए डिजीज के बारे में भी आपको पता चल गया। अब डिजीज एजेंट्स की एक बार बात करते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स ऐसे हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसमें पैथोजेंस आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या कुछ और भी ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं, तो वो सब बायोलॉजिकल एजेंट्स में रखे जाते हैं। पैथोजेंस इज एन एग्जाम्पल, राइट। न्यूट्रिएंट एजेंट्स, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, और ये भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। चलिए समझ में मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि बच्चे आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। केमिकल एजेंट्स, अभी और बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जिन केमिकल्स की वजह से पॉल्यूशन होता है उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। ये पॉल्यूटेंट्स ये केमिकल एजेंट्स हैं, बीमारी पैदा करते हैं, राइट। दीज आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस। डिजीज कोई भी वैसे ही नहीं हो जाती, कोई ना कोई कॉज उसके पीछे छुपा होता है। फिजिकल एजेंट्स, हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, ये भी एक फैक्टर है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हमें एसी का सहारा लेना पड़ता है, एयर कंडीशन, अदरवाइज तबीयत खराब होने की पूरी संभावना है।
बहुत ज़्यादा गर्मियाँ, टेम्परेचर का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा घट जाना भी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एक लिमिटेड रेंज में, टेम्परेचर की एक लिमिटेड रेंज में हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। तो ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, मैकेनिकल एजेंट्स, इंजरी, स्प्रेन, फ्रैक्चर, कोई एक्सीडेंट, ये सब मैकेनिकल एजेंट पे रखे गए, और जेनेटिक एजेंट में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सारे एजेंट्स हैं, डिजीज एजेंट्स हैं जो कि बीमारी का कारण है। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा फ्लो चार्ट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि जो कि पूरे के पूरे इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट डाउन दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक। इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बात करते हैं डिजीज के बारे में। कितने तरह की होती है? दो जगह कैटेगराइज करा गया है इस फ्लो चार्ट में, दो जगह कैटेगराइज किया गया है। पहले कैटेगरी है कॉन्जेनाइटल, यानी कि सिंस बर्थ, एक बच्चा पैदा होता है अपने साथ में बीमारियां ला सकता है, 100% नहीं लाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ला सकता है। ऐसी बीमारियां जो सिंस बर्थ बच्चे में है, दे आर कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिजीजेज। फॉर एग्जाम्पल एल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, लॉट ऑफ डिजीजेज, लॉट ऑफ सिम्टम्स आर देयर, राइट। तो ये सभी कहलाते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज। और सेकंड कैटेगरी है एक्वायर्ड, यानी कि जो कोई भी इंडिविजुअल जन्म लेने के बाद अपने चारों तरफ के वातावरण से एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, तो उसको कहेंगे एक्वायर्ड। यानी कि एक सिंस बर्थ है, उसके अलावा जो भी है वो एक्वायर्ड में रखा जाएगा। आप लोग इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर लें। बच्चा बर्थ के टाइम पर, सिंस बर्थ जो भी डिजीजेज पैदा होता है, जिन बीमारियों को लेकर के, उनको कॉन्जेनाइटल की कैटेगरी में रखा जाता है। और इसके अलावा जो भी डिजीजेज है वो सब एक्वायर्ड की कैटेगरी में रखी जाएंगी। ऑल विल बी प्लेस्ड इन एक्वायर्ड कैटेगरी, राइट। अब एक्वायर्ड की इस कैटेगरी को दो जगह डिवाइड कर देते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। एक से दूसरे को पहुंचने वाली, ट्रांसमिट होने वाली बीमारी को कम्युनिकेबल कहेंगे, और नॉन कम्युनिकेबल यानी कि जो एक से दूसरे को नहीं पहुंचती है। कम्युनिकेबल में भी दो कैटेगरी है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए, मलेरिया एक से दूसरे को नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं होता है, मच्छर के काटने पर होता है। एक मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जब एक को काटती है तो उसे मलेरिया होता है, और दूसरे को काटती है तो उसे मलेरिया होता है। यहां पर एक वेक्टर बीच में आ जाता है। जबकि डायरेक्ट में क्या है, कोविड-19 एक दूसरे के पास बैठने से ही जब डिजीज पैदा हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो उसको डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। नॉन कम्युनिकेबल बिल्कुल अलग तरीके से डिस्कस की जाएगी। इसमें जो कैटेगरीज है वो है ऑर्गेनिक, यानी कि हमारे ऑर्गेनिक, यानी कि हमारे ऑर्गन्स में कुछ भी गड़बड़ होने की वजह से जो डिजीज होती है वो ऑर्गेनिक कहलाती है। डेफिशिएंसी, किसी भी मिनरल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, जैसे सपोज किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो गया, सी की डेफिशिएंसी से कुछ और स्कर्वी हो गया। तो ये भी एक कैटेगरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की। एलर्जी, नॉर्मली जो चीजें किसी इंडिविजुअल में कोई इफेक्ट नहीं डालती, रेयरली कुछ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करती हैं, उसको एलर्जी कहा जाता है। जैसे पॉलन ग्रेन है, एटमॉस्फेयर में हर वक्त पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, लेकिन इन पॉलन, कुछ खास सीजन्स में इन पॉलन ग्रेन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इन पॉलन ग्रेन्स जनरली तो किसी को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन समटाइम कुछ लोगों में ये प्रभाव डालते हैं, और इसको एलर्जी कहा जाता है। और कैंसर, या आप लोग समझते हैं, कैंसर आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरनाक, डराने वाली, चिंता देने वाली डिजीज है, राइट। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको हेल्थ नाम के इस चैप्टर के बारे में दी। अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, राइट। चलिए, फॉलोइंग इज हेल्यूसिनेटर, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके सामने।
आपको बताना है कि सही आंसर क्या है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। एलएसडी, हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, इनमें से हेलुसिनेशन कौन पैदा करता है? इसमें सही राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। कोकीन इज द राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है कोकीन। हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम जो नहीं होता है वो दिखाई देता है, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, राइट। और इस हेलुसिनेशन को कॉज करने के लिए एक ड्रग है जिसे कोकीन बोला जाता है। ये कोकीन जब कोई इनहेल करता है, ले लेता है अंदर, तो उसके बाद उसको हेलुसिनेशन की अवस्था, स्टेज में एंट्री होती है उसकी, और उसको बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं जो उसको बहुत आनंद देती हैं, हम कह सकते हैं। जब भी तो लोग ड्रग्स लेते हैं, जाहिर सी बात है ड्रग्स लेने में कुछ ना कुछ मज़ा ही आता होगा लोगों को, जब भी तो ये ड्रग्स की गंदी आदत लोगों को पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले शायद नहीं किए हैं, अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट दिया होता है जिसे असर्शन बोलते हैं, और इसका रीजन दिया हुआ है वो सेकंड स्टेटमेंट है। आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और सेलेक्ट करना है एक राइट आंसर। देखिए ए, बी, सी या डी, इनमें से एक कैटेगरी में रखेंगे इसके आंसर को। ए कैटेगरी में कब रखेंगे? तब रखेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हो और रीजन उस असर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, राइट। बी कैटेगरी में असर्शन एंड रीजन दोनों ठीक होंगे लेकिन जो रीजन है वो उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, राइट। थर्ड कैटेगरी में अगर असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है तो हम इसको क्वेश्चन को रखेंगे सी कैटेगरी में, इसका आंसर होगा सी। और अगर दोनों ही गलत है यानी कि असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है तो उस कंडीशन में हम इसको डी कैटेगरी में रखेंगे, इसका आंसर होगा डी। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप करिए। यहां पर एक क्वेश्चन है, मेटास्टैटिक कैंसर्स आर मोर सीरियस, और यस दिस इज ट्रू थिंग, और इसका जो रीजन है, दीज स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन एंड देयर इज द इंक्रीज्ड इंटरफेरेंस विद द मेटाबॉलिक फंक्शन। जी, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा इस पे आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या ये क्वेश्चन इसका जो रीजन है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। क्या इसको हम एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना है इसके बारे में। आई थिंक एक बार थोड़ा सा दोबारा हम इसको पढ़ेंगे, केवल रीजन को। मेटास्टैटिक कैंसर वाला बात तो ठीक है। दीज स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में लगातार फैलता है। एंड देयर इज द इंक्रीज्ड इंटरफेरेंस, लगातार इसका इंटरफेरेंस बढ़ता चला जाता है विद द मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, यानी कि उनके फंक्शंस में, यानी कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा ऑर्गन तीसरे ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है और उनकी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग खत्म होती चली जाती है। ऑर्गन धीरे 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 डैमेज होते चले जाते हैं, अपने फंक्शंस को खो देते हैं पूरी तरह, जो मेटाबॉलिक फंक्शंस, राइट। आई थिंक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है मेटास्टैटिक कैंसर के लिए, तो हम यहां पर इसको ए कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा
समझ आया आप लोगों को? आई थिंक इट्स बहुत ही सोचने वाला है। इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें एक थॉट देना पड़ता है, राइट? आते ये भी कैटेगरी इनकी भी वही ऑब्जेक्टिव टाइप कैटेगरी में ही इनको रखा गया है, लेकिन इस पर थोड़ा थॉट ज़्यादा देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ध्यान से देखिएगा, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डोनर एंड रेसिपिएंट, एक डोनर जब ऑर्गन, एक व्यक्ति अपना एक किडनी सपोज किसी दूसरे को डोनेट कर रहा है तो वो डोनर कहलाएगा, जो ले रहा है वो रेसिपिएंट कहलाएगा। दे शुड बी जेनेटिकली सिमिलर एज क्लोज एज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, जितना जेनेटिकली क्लोज होंगे उतने ही संभावनाएं होंगी उनके सक्सेस रेट की बढ़ने की। रीजन इन इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट्स द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को हमेशा रिजेक्ट नहीं करता है। यहां पे कहते हैं कि इम्यून सिस्टम रिजेक्ट्स द ट्रांसप्लांट ऑर्गन, नहीं, हमेशा नहीं करता है। अगर मैच कर जाएगा तो वो पूरी तरह से एक्सेप्टेड होगा। ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोग सक्सेसफुली अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं। थोड़ी मेडिसिन लेनी पड़ती है इम्यूनोसप्रेसेंट्स, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी। पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? आई थिंक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ये भी बात आपके जहन में बैठ गई होगी पूरी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। ये है केस स्टडीज। यहां पर जो क्वेश्चन आया है ये एक केस स्टडी है जिसमें साफ लिखा गया। अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैं पूरा टाइम आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करूंगा क्योंकि ये पहली बार इस तरह की चीजें आप लोग देख रहे हैं। केस स्टडी जिसे बोलते हैं। इन ए स्टडी टू टेस्ट ए न्यू वैक्सीन अगेंस्ट ए वायरल डिजीज, एक स्टडी हो रही है जिसमें एक नई वैक्सीन को टेस्ट किया जाना है जो किसी वायरल डिजीज के अगेंस्ट बनाई गई है। कोविड-19 ही मान लीजिए। माउस मॉडल टेस्टिंग इज डन। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट चूहों पे किया जाता है। इन दिस प्रोसेस माइस आर वैक्सीनेटेड, चूहों के ऊपर वैक्सीन लगा दी गई चूहों में, एंड देयर ब्लड सैंपल्स वर टेस्टेड। माइस डेवलप्ड माइल्ड डिजीज सिस्टम, थोड़ा सा हल्का सा डिजीज सिम्टम उनके अंदर दिखाई दिया। आफ्टर फ्यू डेज दोज माइस वर अगेन इन्फेक्टेड विद द वायरस। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से इन माइस में वायरस का इन्फेक्शन देखा गया। दिस टाइम दे डू नॉट शो एनी डिजीज सिम्टम। उनके अंदर कोई सिम्टम तो नहीं आया, लेकिन हाँ वो पूरी तरीके से अफेक्टेड तो थे। देयर ब्लड सैंपल्स वर टेस्टेड, और उसके लिए दो ग्राफ बनाए गए। एक ग्राफ में P और Q, जो फर्स्ट ग्राफ है वो बिल्कुल बराबर साइज में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एंटीबॉडी का लेवल बिल्कुल एक सही है। और दूसरी ग्राफ में जो सेकंड एक्सपोजर है उसमें ये जो आपका P लेवल है एंटीबॉडी का, ये P टाइप में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जबकि Q टाइप उसी पुराने लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है। चलिए ये डायग्राम और ये केस स्टडी आप लोगों ने स्टडी कर ली। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे और जिनके आंसर्स आप लोगों को देने हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। मेरे पीछे लगा हुआ है स्लाइड। P and Q, क्वेश्चन नंबर 1, P and Q in the given graph indicates, ये P और Q दोनों ही एंटीबॉडीज हैं। आप लोगों के सामने मैंने ये बात अभी अभी बता दी थी। इसमें वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सी है। इसमें आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट
is AIG, immunoglobulin है, IgM and IgG respectively, IgG and IgM respectively, IgG and IgE respectively, IgM and IgA respectively. इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आपको इम्यून सिस्टम की जरूर अपने साथ लेनी पड़ेगी. इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा रिवाइज करिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है IgM एंड IgG, ये दोनों ही रेस्पेक्टिवली P एंड Q जो इंडिकेट किए जा रहे हैं वो यही है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया. अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन में किस प्रकार के पैथोजन को यूज किया जाता है. पैथोजन यानी कि बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो इनएक्टिवेटेड या वीक पैथोजेनिक एंटीजेंस होते हैं वही यूज किए जाते हैं किसी भी टेस्टिंग के दौरान, वैक्सीनेशन के दौरान. विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड. तो यहां पर जो बी आंसर है वो ये, दिस इज द राइट आंसर. एक एक चीज को थोड़ा सा ध्यान देते रहिए आप लोग. ये भी इसी केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और चूंकि सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सीधा सीधे इनके फिक्स आंसर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की कोई गुंजाइश मुझे नज़र नहीं आ रही. जैसे कि एक और क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर पी, यानी पी के लिए कौन सा गलत है. इट इज द मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ IG. इट इज फाउंड in blood, lymph and intestine. It is unable to cross the placental barrier or it is a monomer. तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट आंसर है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट क्लास ऑफ IG. ये बिल्कुल सही है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क. वैक्सीनेशन किस तरीके से काम करता है. तो सभी लोग जानते हैं वैक्सीनेशन किस तरीके से काम कर सकता है. हम लोग सभी ने कोविड-19 की वैक्सीन को इस्तेमाल किया है. सभी लोग 2-2 डोज कोविड-19 की वैक्सीन के लगाए हुए बैठे हैं, और रोजाना ही न्यूज़पेपर में ये एक्सप्लेनेशन आते रहे हैं कि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन शुरू हो जाता है वैक्सीन को लगाने पर. आप मेरी बात को समझ रहे होंगे. तो वैक्सीन को लगाने पर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और ये एंटीबॉडीज किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के काबिल होती हैं, यस, सक्षम होती हैं, और इसीलिए बीमारी दोबारा नहीं हो पाती. राइट. तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं, द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच स्टे इन द ब्लड, बिल्कुल सही आंसर. मेमोरी लिम्फोसाइट्स रिमेन इन द बॉडी टू फाइट ऑफ एनी फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन. यहाँ पर मेमोरी लिम्फोसाइट्स जो है, मेमोरी सेल्स डेवलप होती है जो कि आगे भी आने वाले समय में, फ्यूचर में भी इस बीमारी को दोबारा नहीं होने देती. ये भी बिल्कुल सही आंसर मेरे को नजर आ रहा है. और द दैट पैथोजन स्टे इन द बॉडी एंड कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम. यह हम अभी पढ़ चुके हैं पहले भी. तो जो वीक और डेड पैथोजेंस हैं ये बॉडी में रहते हैं और कॉन्स्टेंटली इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते रहते हैं. तो मुझे तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है. डी इज ऑल ऑफ दीज. इट मीन्स यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये पॉइंट भी आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर लें. चलिए आगे. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे खत्म हुए, यही थोड़े से मैं आपके सामने ले रहा था. अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और. हाउ डज स्प्लीन एक्ट एज लिम्फॉइड ऑर्गन. लिम्फॉइड ऑर्गन, सबसे पहली बात, लिम्फेटिक सिस्टम में से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं जो कि बीच बीच में लिम्फेटिक सिस्टम के बीच बीच में ये प्रेजेंट होते हैं साइट्स पर. स्प्लीन इज ए बीन शेप्ड ऑर्गन विच मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स. यानी कि ये बीमारियों से लड़ने वाला एक डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्म करते हैं. इट फिल्टर्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ब्लड. ब्लड में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करना.
इट हैज लार्ज स्टोर ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का एक बड़ा संग्रह इनके पास होता है। लिम्फोइड ऑर्गन्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट डिफरेंट साइट्स एट द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स सॉलिड स्ट्रक्चर्स है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में डिफरेंट साइट्स पर, स्थानों पर पाए जाते हैं, राइट। तो फिल्टरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनका एक मेन काम रहा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि how and what stage does plasmodium enters into a body of a human being, यानी कि यहां पर चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आई एम सॉरी। विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट only show the stages of the asexual reproduction in the life cycle of the parasite in the infected person। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मलेरिया के बारे में, मलेरियल पैरासाइट के बारे में थोड़ा सा मैं यहां पर आपको लोगों को जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि मलेरियल पैरासाइट किस तरीके से काम करता है। देखिए दो फेजेस में इसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक प्रोटोजोन जो कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल अपनी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर पैदा कंप्लीट करता है और ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। तो यहां पर इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा है कि किस तरीके से एक पूरा एक साइकिल आप लोगों के सामने मैंने यहां पर प्रेजेंट किया है। पूरा एक साइकिल आप लोगों के सामने यहां पर प्रेजेंट किया गया जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद हम आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ एंड एट व्हाट स्टेज डज प्लाज्मोडियम एंटर्स इनटू ए बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहां पर फिर मैं आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को बताना चाहूंगा कि मलेरियल पैरासाइट यानी कि जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसकी एक एसेक्सुअल साइकिल जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट होती है और उसका जो सेक्सुअल पार्ट है, मैं दोबारा इस बात को आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं, वो फीमेल एनोफिलीज के अंदर कंप्लीट होता है। तो फीमेल एनोफिलीज में जो फॉर्मेशन होगा वो इन्फेक्शियस फॉर्म का जो फॉर्मेशन होगा उस स्टेज को कहा जाता है, पर्टिकुलर उस स्टेज को कहा जाता है स्पोरोजोइड्स। बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह बहुत छोटे स्पोरोजोइड्स होते हैं और जब ह्यूमन बॉडी पर फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है तो वो अपने इस बाइट के दौरान इस स्पोरोजोइड्स को ब्लड में छोड़ देती है और ब्लड में जाकर तेजी के साथ ये स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद ये तेजी के साथ ह्यूमन बॉडी में इंफेक्शन बढ़ाते हैं और हाई फीवर की संभावना एकदम से निकल करके आती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, अभी सारी बात आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगी कि व्हाई डज द विक्टिम शो सिम्टम्स ऑफ हाई फीवर। इन्फेक्शन का जो रेट है, आंसर इसका बिल्कुल क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रीन के ऊपर ये आंसर आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इन्फेक्शन रेट बढ़ता है क्योंकि तेजी के साथ स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जैसे ही ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा और फीवर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो मॉस्किटो के काटने पर
ब्लड में इन्फेक्शन की एंट्री होना, उसका तेजी के साथ बढ़ना ही हाई फीवर का कारण हो सकता है, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट है डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, जस्टिफाई। इसमें ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि हड्डियां टूट जाती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक बोन फीवर इसका नाम केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके दौरान बहुत तेज पेन होता है बोन्स के अंदर। ये इसका एक सिम्टम है, 4 से 14 दिन के अंतराल पर इन्फेक्शन के ये सिम्टम सामने आता है, बहुत तेज दर्द होता है, इसीलिए इसको ब्रेक बोन यानी कि हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। आगे मैं फिर एक और प्लाज्मोडियम इज कंसिडर्ड एज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। देखिए प्लाज्मोडियम से रिलेटेड सवाल फिर दोबारा से सामने आ गया है कि प्लाज्मोडियम इज कंसिडर्ड एज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। दो अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, यानी कि आधी लाइफ साइकिल उसकी कंप्लीट हो रही है एनोफिलीज मॉस्किटो में और बाकी की आधी कंप्लीट हो रही है ह्यूमन बॉडी में, और दोनों का ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग होने की वजह से इसको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहा गया है। मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन 2 होस्ट, ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जैसा कि आंसर में लिखा हुआ है। फीमेल एनोफिलीज act as a carrier of the disease. The parasite completes its asexual phase in human body and sexual phase in female anopheles. Man is the primary host, whereas mosquito is the secondary host of the parasite. और इसके बाद एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज अक्रॉस द ग्लोब। वास्तव में हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में जिस बीमारी ने तहलका मचा रखा है वो कोविड-19 तो बहुत बाद में है, बहुत पहले से कैंसर है। और ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बॉडी के अंदर बहुत दबे पांव एंट्री करती है, जिसका एहसास भी नहीं हो पाता। इसमें हमारी नॉर्मल सेल्स, जो बॉडी की नॉर्मल सेल्स है, वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है उन सेल्स के अंदर अगर वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि सेल्स का जो डिवीजन होता है, हमेशा ध्यान रखिए वो पूरी तरह से कंट्रोल होता है। कोई भी सेल अपने हिसाब से अनलिमिटेड तौर पर डिवाइड नहीं होती है, लेकिन जब उस सेल के अंदर कैंसर का जीन प्रभाव डालता है और वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, देन इन दैट कंडीशन द सेल डिवीजन बिकम्स अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड हो जाता है सेल का डिवीजन, और उस कंडीशन में जो कैंसरस सेल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो अपनी नेबर सेल्स से उस एनर्जी को लगातार प्राप्त करती है और वो सेल्स भी इफेक्टेड होती चली जाती है ड्यू टू स्टार्वेशन। तो इस तरीके से ये बीमारी पूरी बॉडी में फैलती चली जाती है, राइट। नंबर ऑफ ट्यूमर्स, नंबर ऑफ बहुत प्रकार के कैंसर बॉडी की अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं। शायद इसीलिए कैंसर को वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए और आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। किस तरीके से क्वेश्चन को हमें समझ करके चलना है, किस तरीके से उसका आंसर हमें लिखना है, कहाँ कहाँ हमें उसको जो उसमें इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उनको उन पे एम्फेसिस देना है, ये सब बात आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं बहुत जल्द वेरी सून आई विल बी with you with this next chapter for the discussion of exam oriented questions. Thank you very much. See you soon, right?